कालीन भारत और आधुनिक भारत। लेकिन मान लो कि अगर आप हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, अगर इतिहास विषय से करते हैं तो ये सब सीधे सीखना है। लेकिन अगर हम भारतीय इतिहास को फर्स्ट ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में पढ़े, ठीक है, तो ये कुछ चेंज हुआ आपको मिलेगा। जैसे गुप्त काल, मुगल काल का स्थापत्य विज्ञान, उसके बारे में पढ़ेंगे आप। राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए उनके अंदर क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके बारे में पढ़ेंगे आप। ठीक है, गांधी के युग को पढ़ते हैं, पुनर्जागरण को पढ़ते हैं, 1857 की क्रांति को पढ़ते हैं। तो ये तो क्या भारतीय इतिहास जो है, अब आपको 1857 क्रांति राजस्थान में, वो दोनों में गिनी सकती है। ठीक है, पहले कुछ सिलेबस पढ़ा था जिसको हटा दिया गया। और अगर हम किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, अपन उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्राचीन भारत जो है, इसके अंदर हमें पता है सभ्यता, हम पाषाण काल भी पढ़ते हैं, हम पूरा पाषाण काल भी पढ़ते हैं, हम नव पाषाण काल भी पढ़ते हैं। हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को, 16 महाजनपदों को, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, हम देखते हैं मौर्य वंश को, या हम उनको देखते हैं जो मगध पर जो शासन करते हैं, चाहे हरेक वंश है, चाहे शिशुनाग वंश है, चाहे वो अपनी बात करते हैं नंद वंश है, ठीक है, मौर्योत्तर काल है, गुप्तोत्तर काल है, उन सभी को अध्ययन करते हुए प्राचीन भारत से निकलने के बाद हम मध्यकालीन भारत में प्रवेश करते हैं। जब मध्यकालीन भारत में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं मध्यकालीन भारत में एक तरफ सल्तनत काल और एक तरफ मुगल काल आता है। सल्तनत काल वह काल जहां पर हम गुलाम वंश से शुरू होते हैं और अंतिम लोधी वंश तक जाते हैं, और मुगल काल जहां बाबर से शुरू होकर औरंगजेब तक पढ़ते हैं। उसके बाद हम जब आधुनिक भारत में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, वहां पर हम देखते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों का जो है उनका जिक्र होता है, या हम देखते हैं कि गांधी का जो युग है 1919 से 1948 तक। लेकिन उससे पहले भी हम पढ़ते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, या हम पढ़ते हैं कांग्रेस का विभाजन, कामागाटा मारू प्रकरण, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो चीजें हैं वो हम उसके अंदर भी पढ़ते हैं। ठीक है, या शिवाजी मराठों का संघर्ष, वो सब बातें हमारी उनकी ओर पढ़ने को मिलती है। अब हम यहाँ पर लाइव बेस पे कैसे होती है, फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सभ्यता सिंधु भी आ गई, वैदिक भी आ गई। ठीक है, उसके अलावा जैन व बौद्ध, 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों के अलावा अपन यहां पर बात करें मगध पर शासन, और मगध पर शासन के बाद में मुख्य रूप से हमारे पास में यहां पर आता है मौर्य वंश, गुप्त काल। ये इतनी बात हमें जाननी चाहिए, क्योंकि ये लगभग एग्जाम में आरएस तक हमारे से पूछी जाती है। प्राचीन भारत के अंदर कहीं ना कहीं प्रश्न यहां से आ रहा है। यहां पर हम इसको दो भागों में बांट रहे हैं, एक भाग सल्तनत काल का है और दूसरा भाग मुगल काल का है। सल्तनत काल में वही मैंने आपको बताया हुआ है, अंगूठा सबका गुलाम है, उजली नहीं खिलजी है, तुगलक, सैयद और लोधी वंश, आपके हाथ में 500 राजवंश है। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और अंतिम हमारे पास इधर लोधी वंश। मुगल काल में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये अपने यहां तक पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत में यूरोपियन यूरोपियन आगमन, यानी यूरोपियन कंपनियों का आगमन आ गया। शिवाजी, मराठा, क्रांतिकारी, 1857 की क्रांति, और मुख्य गांधी युग, और कांग्रेस के बारे में हम बात करते हैं आधुनिक भारत में। ठीक है, नेहरू सर तो बीमार है तो कैसे क्लास लेंगे। अब इनमें से हम बात करें अलग अलग भर्ती परीक्षाओं की, तो प्रोग्राम को निकाल देंगे हम यहाँ से। ठीक है ना, हाँ ये फर्क पड़ता है इसका, सही जब आप पॉलिटिकली से बोल रहे हैं, तो थोड़ा क्लियर हो गया ना। आधुनिक में हम 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र जो राज्य हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में, जिसके अंदर मैं आपको बोलकर बता चुका क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला। आप एक बार इसको नोट कीजिएगा, फिर मैं फर्स्ट ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में वर्णन करते हैं। अब हम बात करते हैं व्याख्याता परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र इतिहास, इतिहास के संदर्भ में गुप्त काल व मुगल काल, कला, विज्ञान व स्थापत्य का विकास। या अपने आगे बढ़ते हैं नंबर पॉइंट 2 पर। तो हमारे पास में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति जिसे हर एग्जाम में ही पढ़ना पड़ता है।
आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका। अब पढ़ते हैं यहां पर वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चंद्र शेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। एक बार इसको नोट कीजिएगा। और राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना कलाम आजाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान। इसके अलावा हम पढ़ते हैं सामाजिक एवं पुनर्जागरण। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। ये जो है ये फर्स्ट लेवल के लिए है। अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास जो सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उसके अंदर फर्स्ट ग्रेड, प्रथम प्रश्न पत्र, आरएस, ये सभी विषयों के जुड़े हुए हैं। तो हम उस सब्जेक्ट को पहले लेकर चलेंगे जो सब में काम आते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं सामाजिक एवं पुनर्जागरण या धार्मिक सुधार आंदोलन जो बात करें, आज मैं कहूं कि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद, यह वो विषय है, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका मुख्य योगदान रहने वाला है। या फिर मैं आपसे कहूं कि राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना कलाम आजाद या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत आगे जा रहे हैं। तो हम इसकी जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे कल से राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, कल से नहीं करेंगे, ये 25 तारीख से शुरू करेंगे। सॉरी, सिलेबस पर आज विस्तृत चर्चा की है। फिर सबसे पहले हम गांधी युग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे या क्रांतिकारियों से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद इन सारों को एक साथ अपने याद कर लेंगे। 1857 की क्रांति चल रही है, उसके अलावा ये जो है उसको पहले पढ़ेंगे। उसके बाद जो अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन सबके लिए मैं बताऊं ये कॉमन चीजें को पहले सीखना, फिर हम पूर्ण सिलेबस को आधार बनाकर पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा, अभी जैसे और क्या क्वेश्चन आते हैं, अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है इतिहास क्या, इतिहास क्वेश्चन है इतिहास, इति और हास दो शब्दों से मिलकर बना, ये सभी जानते हैं। ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा जो निश्चित रूप से घटा हो, वो क्या है, इतिहास है, जो निश्चित रूप से घटित हुआ है। अब अपने यहां पर बात करें विश्व इतिहास के पितामह है। एग्जाम में प्रश्न अब आपको ये क्यों पूछा गया, तो हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं तो पूछा जा सकता है विश्व इतिहास के जो पितामह है वो है हेरोडोट्स। हेरोडोट्स और हेरोडोट्स जो है इन्होंने ग्रंथ लिखा है हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका जो ग्रंथ है यह है यूनानी भाषा में है, यूनानी भाषा में है हेरोडोट्स। हेरोडोट्स 5वीं शताब्दी में भारत आया और इस ग्रंथ में इन्होंने भारत एवं फारस के मध्य व्यापार का वर्णन किया। तो हम ये जानते हैं कि विश्व इतिहास में हेरोडोट्स है, तो भारतीय इतिहास के पितामह कौन थे? बात विवरण रखा सही बता रहे हैं। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ है, यूनानी भाषा का लिखा हुआ ग्रंथ है हेरोडोट्स। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया, फिर दोबारा आपको रिपीट करवा रहा हूं, आपके काम आएगा, तो नोट कीजिएगा इसको। अब हम बात करते हैं, अब देखो कईयों का शब्द ऐसा भी होता है कि इति का मतलब क्या होता है, इति का मतलब पहले ही होता है, पहले, ऐसा तो निश्चित रूप से घटाओ, इति माने पहले। भारतीय इतिहास के पितामह ये कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वेदव्यास का नाम आ गया तो आपको पता चल गया होगा कि वेदव्यास जो है इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है उस ग्रंथ का नाम है
और महाभारत जो है इसका प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है, जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? मतलब नामा। ये किसने किया था फारसी अनुवाद? अब्दुल कादिर बंदायूनी ने। हम देखते हैं कि महाभारत में कुल 18 पर्व है। महाभारत का छठा पर्व भीष्म पर्व कहलाता है। भीष्म पर्व में गीता का उल्लेख है। गीता जयंती 13 दिसंबर को आती है। हिंदी माह के अनुसार मार्गशीर्ष महीने में आती है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। ये 18 दिन चला। महाभारत में 1 लाख श्लोक है। इसे सत सहस्त्र संहिता भी कहते हैं। 1 लाख श्लोकों के कारण इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सत सहस्त्र संहिता। ये आपको ध्यान रखना है, सत सहस्त्र संहिता इसको कहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा भारतीय इतिहास के पितामह के बारे में। ऐसा भी हाल ही में एक पेपर में पूछा गया था कि हिंदुस्तान नाम जो है वो किसकी देन है। इस कारण हमें